कंक्रीट जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है पानी के बाद जो कंज्यूम की जाती है। तो कैसे मिक्स कैसे करते हैं और कैसे आप बताओगे कि ये कंक्रीट मिक्स आपने ले लिया और काम करना चालू कर देगा? सो कंक्रीट जो बनती है बेसिकली ये 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी मिक्स करके कंक्रीट बनती है। बट ऐसा मतलब क्यों जरूरत पड़ी कंक्रीट मिक्स की? आप भी समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीन्स का डेवलपमेंट होता है तो मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो जो रेडी मिक्स कंक्रीट की तब रिक्वायरमेंट पड़ी। मतलब आज के टाइम में कंक्रीट की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है? देखिए कंक्रीट मेजर तो यूज़ होता है अच्छा, बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी में कोई कनेक्शन है सर? रूटीन लाइफ में। हमारी बॉडी होती है और हमारी कॉन्शियसनेस होती है। सेम चीज़ हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस उसकी बॉडी है और उसके जो इकोसिस्टम है, जो उसके सिस्टम्स हैं, वो उसकी कॉन्शियसनेस है। अच्छा सर, नौकरी बड़ी या बिजनेस बड़ा? नौकरी और बिजनेस में जो मेरा सोचना है, पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया पीयूष जैन साहब, जी। एक बात कर लेते हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसमें एक बात निकल के आती है कि पूरी दुनिया के बिजनेस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो जैन लोगों का सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों सर? देखिए जैन कम्युनिटी हमेशा दूसरों को देने में विश्वास रखती है। तो जब देने की आप मनसा मंशा रखते हैं और देने की नीयत रखते हैं, तो नेचुरल सी बात है आपके पास मल्टीपल तरीके से आता है। तो मैं तो ये मानता हूँ सिर्फ एक यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जैन कम्युनिटी इतनी रिच या इतनी डेवलपिंग पोजीशन पे खड़ी हुई है। और इंडिया के आपने सुना ही होगा कि इंडिया की इकोनॉमी में जितना भी टैक्सेशन है उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन जैन कम्युनिटी की तरफ से ही आता है। बहुत बड़ा योगदान है सर। मतलब मैं अगर नंबर डिस्क्लोज कर सकता था, बट वो नंबर मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इट्स ए गुड नंबर जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में देश के सबसे बड़े उद्योगपति जिनका नाम ए से चालू होता है, वो देख लो आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पीयूष सर, मतलब ना थोड़ा सी अपने बारे में बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं? कितनी बड़ी कंपनी बना लिया आपने, ताकि क्या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव बोलेगा कोई बंदा कहाँ से आके कितनी बड़ी कंपनी बना सकता है? कंपनी हमारी एक्चुअली हमने एक इनोवेशन इनोवेशन तो नहीं कह सकता कि एक टायर 2 सिटी थे हमारी हरिद्वार। तो वहाँ पे हमने एक इनोवेटिव सोच ला के रखा कि एक्चुअली क्या हम लोग बहुत पहले से हम लोग कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। मेरे ग्रैंडफ़ादर भी कॉन्ट्रैक्टर थे, फ़ादर ने भी कंस्ट्रक्शन में थे। तो मैंने जो अपनी एजुकेशन करी, मैं एमएससी करी केमिस्ट्री से रुड़की यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो पेरेंटल बिज़नेस को, क्योंकि बीइंग ए जैन कम्युनिटी और बनिया कम्युनिटी में जैसा रहता है कि अपने बिज़नेस को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो सोचते हुए मैंने कहा यार कुछ भी करें अपने बिज़नेस को ही डेवलप करना है और उसमें भी कुछ इनोवेशन लानी थी। तो जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती थी हरिद्वार में, देहरादून में, इस साइड में, हमने उसको एक रिवॉल्यूशन पैदा किया। वो हमने किया रेडी मिक्स कंक्रीट लाकर। यस। क्या है कंक्रीट सर? कंक्रीट जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है पानी के बाद जो कंज्यूम की जाती है। कंक्रीट कंक्रीट जो पत्थर? जो पत्थर है। तो बेसिकली कंक्रीट कितनी बड़ी बात है सर, बताओ। यस यस। तो कैसे मिक्स कैसे करते हैं और कैसे मतलब कैसे आप बताओगे कि ये कंक्रीट मिक्स आपने ले लिया और काम करना चालू कर देगा? सो कंक्रीट जो बनती है बेसिकली जो पत्थर की बजरी होती है, इसे एग्रीगेट भी बोलते हैं, बालू या रेता होता है और सीमेंट होता है। बेसिकली ये 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, उनकी मिक्स करके कंक्रीट बनती है। जिससे आप देखते हो सारे भी जितनी बिल्डिंग्स हैं, पुल्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सब जगह वो यूज़ होता है। तो ये तो बहुत क्रूड लेवल पे ये कंक्रीट है। पहले हम लोग सभी लोग मैनुअली मिक्सिंग कर रहे थे, छोटे-छोटे मिक्सचर से मिक्स करते थे। अब जैसे-जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे-जैसे नई-नई बिल्डिंग्स बन रही है, तो हमारी जो पुराने पैटर्न थे वो नहीं चल पाएँगे। बट ऐसा मतलब क्यों जरूरत पड़ी कंक्रीट मिक्स की कि ये बना बनाया सामान हमको मिल जाए, और कौन लोग इनको खरीदते हैं सर? बिल्कुल। इसमें जो है ना जैसे जैसे ही इंडिया इतने ग्रोथ करी है, हम कोई भी सिटी डेवलप होती है, तो पहले तो बेसिक एमिनिटीज़ पूरी होती हैं। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बूम आता है। तो जब आदमी की डिमांड होती है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो आप भी समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैकेनिक मशीन्स का डेवलपमेंट होता है तो मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो वो जो रेडी मिक्स कंक्रीट की तब रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि साइट्स पे खड़ा होके काम कराने में एक तो स्पेस वेस्ट होती है, एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट आता है और धूल धक्कड़ वगैरह सब चीज़ होती है।
तो धीरे-धीरे वो बड़े शहरों में तो काफ़ी डेवलप हो गया था। बैंगलोर में ये आई थिंक 2002 या 3 से स्टार्ट हो गया था। वो बट मैं तो आज भी देखता हूँ जब कोई घर बन रहा होता है तो वो एक मजदूर बेचारा सीमेंट डालता है, फिर मिट्टी डालता है, फिर उसको से गड्ढा बनाता है, फिर पानी डालता है उसमें, फिर वो रेत की तगड़ी से लेके फिर वो पेस्ट मारता है। नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ़ प्लास्टर की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कंक्रीट की। जो छत डलती है, कॉलम्स खड़े होते हैं, उसमें कंक्रीट रेडी मिक्स चल रही है। उसमें रेडी मिक्स चल रहा है, पर वो भी तो ये जो छत बनाते तब भी तो यही डालते हैं उसके अंदर। हाँ, तो ये डालते हैं। वो क्या होता है जो हमारे स्पेशलाइज़्ड ट्रक होते हैं जिसे हम ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं, उसमें कंक्रीट हमारे प्लांट से बन के आती है और वो डायरेक्ट एक जैसे आपका घरों में टुल्लू पंप होता है जो पानी को लिफ्ट करता है, ऐसे ही एक पंप होता है जो कंक्रीट को लिफ्ट करके छत तक ले जाता है। छत पर डालने के काम में आता है। ओ, तो सर मतलब आप आपने कब स्टार्ट किया बिजनेस? ये हमने 2008 में स्टार्ट किया था, हरिद्वार से। हरिद्वार से। हरिद्वार में तो रिलीजियस एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बिजनेस भी होता है वहाँ पे? नहीं, बिज़नेस होता है, बिज़नेस भी होता है और एक्चुअली क्या होता है हर 6 साल बाद या 12 साल के बाद कुंभ होता है हरिद्वार में, तो हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है एक नए डेवलपमेंट करने की। तो 2010 में कुंभ का प्रोग्राम था, तो हमने कहा कुछ इनोवेटिव कुछ करा जाए, तो हमने 2008 में रेडी मिक्स कंक्रीट वहाँ पहले इंट्रोड्यूस किया था। बिजनेस कभी भी कोई भी करता है सर, अप डाउन्स हमेशा आते हैं। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? बिल्कुल अप डाउन्स तो रेगुलर एक तो पार्ट है बिज़नेस का। तो टर्निंग पॉइंट तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैं बिज़नेस रूटीन में कर रहा था और कभी अप, कभी डाउन, कभी हम फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं, कभी किसी तरह से, लेकिन उसमें ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरा टर्निंग पॉइंट तब रहा जब मैंने कोई एजुकेशन ली। मीन्स लोगों से ट्रेनिंग्स ली और अच्छे बिज़नेस जो कोचेज़ हैं उनसे एजुकेशन ली। तो उससे बाद लगा कि हमें अपने बिज़नेस को इस पुराने तरीके से ना करके कुछ ना कुछ नए सिस्टम एडॉप्ट करके हमें वो करना चाहिए। वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ मैं उसे। लाइफ में कौन मेंटर रहा सर आपका? किसने आपको गाइड किया? गाइड तो बहुत सारे हैं, मतलब वैसे तो सबसे बड़े मेंटर तो मेरे फादर हैं और आज भी मेरे को हमेशा, मतलब आज भी रेगुलर मेरे से फ़ॉलो अप जो लेते हैं मेरे फादर लेते हैं और मतलब उनकी गाइडेंस के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। आपने बताया पॉडकास्ट में जा रहे हैं, आप बात करेंगे बिल्कुल, पॉडकास्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बताया था। बहुत बढ़िया सर, मतलब आज तक अगर कोई इस एज में भी आके अगर फादर की कोई बात सुन रहा है तो मतलब मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ये, जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं समझ में आएगी, बट जो करते हैं, जो मानते हैं, उनको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, सही बात है ये। अच्छा सर, नौकरी बड़ी या बिजनेस बड़ा? अ, नौकरी और बिज़नेस में मैं आपको एक चीज़ जो मेरा सोचना है कि जब ब्रिटिश रूलिंग थी हमारे इंडिया में, तो हमारे अंदर एक क्रेज़ बना था कि हम नौकरी करें, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ काफ़ी होती थी। गोरों की नौकरी करना अपने आप में एक प्राउड फ़ील करते थे बंदे। तो काफ़ी लोगों ने उस नौकरी को अडॉप्ट किया और उसके बाद सरकारी नौकरी ऐसा तमगा बन गया कि यार जिसके पास सरकारी नौकरी वो ज़िंदगी उसकी बेकार है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के साथ भैया जो रूल कर रहा है उसके साथ थे। जैसे ही इंडिपेंडेंस आया, तो सरकारी नौकरियाँ भी बढ़ी, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा था। धीरे-धीरे जो जैसा अभी भी अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होनी चाहिए इंडिया में। तो यूथ में जैसे-जैसे टाइम बीतता गया सरकारी नौकरियाँ कम होती रही और यूथ को ये लगा कि हाँ, मुझे भी बिज़नेस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, पहले बिजनेस ज़्यादा होता था या अभी बिजनेस लोग ज़्यादा कर रहे हैं? अब बिज़नेस ज़्यादा कर रहे हैं लोग। अपॉर्चुनिटी की वजह से या फिर माइंडसेट की वजह से? माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब जैसे मैं आपके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिखी थी या उन्होंने सोचा था कि नहीं मुझे एक बिजनेसमैन बनना है? नहीं, उनका तो मैं वो तो मेरे आइडियल हैं इस बात में और मैं हर जगह कोट भी करता हूँ। तो जब उन्होंने उस टाइम भी उन्होंने भी एमएससी करी थी और मेरे दादाजी ने उनसे कहा था भई बैंक की नौकरी बहुत ईज़िली मिलती थी। तो मेरे फादर को नौकरी का ऑफ़र था तब भी उन्होंने मना कर दिया था। तो उनका एक लाइन जो हमेशा आज भी हमारे सभी भाइयों को मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है, वो ये कहते हैं कि मैं अपना टाइम किसी के लिए नहीं बेचूँगा। मैं अपना टाइम क्यों बेचूँ? अपना टाइम अपने लिए यूज़ करूँगा। तो उन्होंने एक छोटा-सा काम लिया था उस टाइम और जो साल भर की सैलरी आती थी, जितनी उस मैनेजर की, वो 1 महीने में उन्होंने कमा के मेरे दादाजी के हाथ में रख दी थी कि अब मेरे को 1 साल की मैंने आपको सैलरी दे दी है, अब आप मुझे नौकरी के बारे में मत कहना। ये इंस्पायरिंग उनका थॉट था।
बहुत बढ़िया। अगर मतलब बचपन से अगर ऐसी लर्निंग अगर मिलने लग जाए लोगों को, तो शायद देश जल्दी, जो विकसित, जो हम भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आई गेस सो। अच्छा सर, रैपिडो मिक्स आपके लिए एक मिशन विज़न क्यों बना हुआ है? मतलब क्यों चाहते हो कि ये पूरी दुनिया में छाए ये? अ, देखिए, जैसे आपने विकसित भारत की बात कही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं विकसित भारत को 2047 में हमें बनाना है। कोई भी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, आईटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे पहले निर्माण चाहिए, राष्ट्र का निर्माण चाहिए और निर्माण होगा किसी स्ट्रक्चर से और उसकी बेस में, उसके बिल्कुल कोर में है वो कंक्रीट। तो ये एक ऐसा माध्यम है, जिसके बिना कोई भी निर्माण पॉसिबल नहीं है, कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ना हो। तो ये एक बेसिक नीड है, जैसे आप पहले भी होता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक नीड थी। तो कपड़ा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ओह सॉरी, मकान मकान यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सोचते हुए हमने कहा कि और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है, तो हम इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि ये ही ऐसी नींव है, जिसकी वजह से राष्ट्र निर्माण हो सकता है। अच्छा, बिज़नेस और स्पिरिचुअलिटी में कोई कनेक्शन है सर? क्या नौकरी और नौकरी और स्पिरिचुअलिटी, और बिज़नेस और स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल, बिल्कुल जी। देखिए, हम 2 चीज़, हमारा सभी व्यक्ति 2 स्तरों में जीते हैं, या तो वो बिज़नेस कर रहा होता है या रिलीजियस में होता है। रिलीजियस और हमारा बिज़नेस बड़ा अपोज़िट शो दिखता है बाहर से, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम रिलीजियस के हटा के स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो जैसे हमारे रूटीन लाइफ़ में हमारी बॉडी होती है और हमारी कॉन्शसनेस होती है। ये हम स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शसनेस बोल देते हैं चेतना को, और बॉडी है सिंपल बॉडी। सेम चीज़ हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस उसकी बॉडी है और उसके जो इकोसिस्टम है, जो उसके सिस्टम्स हैं, वो उसकी कॉन्शसनेस है। मतलब आपके नज़रिए से लाइफ़ का असली पर्पस क्या है सर? मेरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो पर्पस है कि हमें लोगों को आज की डेट में ना 3 लोग, सोसाइटी और सिस्टम, ये बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। इनको मुक्त कराना, इनको फ्री करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को तो थॉट्स लेवल पे होगा, बिज़नेस को सिस्टम लेवल पे होगा कि अगर आपके इकोसिस्टम डेवलप होगा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इससे वो होगा। और तीसरा सोसाइटी, जब ये द ह्यूमन और मशीन सब ये हो जाएँगे तो सोसाइटी ऑटोमैटिकली ग्रो ओवर मतलब जाएगी। आज के टाइम में कंक्रीट की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है? कौन से स्टेट से आ रही है? कौन से सेक्टर से आ रही है? देखिए, कंक्रीट मेजर तो यूज़ होता है जितनी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं, सब जगह यूज़ हो रहा है। और हिंदुस्तान का भी कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर कंक्रीट की डिमांड नहीं है। क्योंकि अभी हम आप एक एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि जो सीमेंट कंज़म्पशन है, हमारा पर एनम या पर पर्सन कंज़म्पशन है, लगभग 240 किलो पर पर्सन हमारे यहाँ कंज़्यूम हो रहा है, ठीक है? और चाइना में आप यकीन करेंगे, चाइना में है इस टाइम 1500 केजी पर पर्सन, यानी कि हमसे 4 गुना ज़्यादा। और ग्लोबल जो एवरेज है वो भी 540 किलो पर पर्सन है। तो अभी भी जितना डेवलपमेंट हमारा हुआ है, इसका डबल होगा तो हम ग्लोबल एवरेज के बराबर आएँगे। तो आप अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है इसका। सर, जैसे अपन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, तो आपकी इनर जर्नी से, मतलब जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे, तब एक वर्ड निकला IMSWA। इसकी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। तो एक दिन मैं सुबह मेडिटेशन के बाद बैठा, तो मेरे एक मन में आया कि मैं अपने नाम के साथ ना उपनाम जोड़ूँ। तो मैं उपनाम क्या हो सकता है? तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि मुझे चाहिए क्या? तो हर मतलब ये मैं थॉट था कि मुझे चाहिए सेल्फ वर्थ। और सेल्फ वर्थ के लिए जब मैं अवेयर होऊँगा, तो मेरे को मैं अपने आप को संपूर्ण हो जाऊँगा। तो मैंने सेल्फ वर्थ अवेयरनेस के साथ स्व देखा। आज जैसे ही मैंने स्व देखा, एकदम माइंड में कौंधा, स्व तो मतलब होता है स्व संस्कृत का, स्व मतलब सेल्फ। मैंने कहा ये तो मेरा सेल्फ है। तो सेल्फ यानी कि मैं यानी कि जिसको सेल्फ वर्थ की अवेयरनेस है। तो ये सोचते मेरे मुँह से निकला मैं स्व हूँ, मैं स्व हूँ। अब ऐसे ही मैं इंग्लिश में बोला आई एम स्व। तो जब मैंने कहा आई एम स्व, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या ये मैं ही हूँ? ये तो हर कोई हो सकता है। तो हर किसी का स्व अलग हो सकता है, सेल्फ वर्थ अलग हो सकती है, लेकिन वो डिक्लेयर कर सकता है यूनिवर्स को कि आई एम स्व। सो आई एम इज़ अ डिक्लेरेशन, स्व इज़ हिज सेल्फ। तो आपने कोई मूवमेंट बनाया इसके लिए? अभी कहाँ जा रहा है ये मूवमेंट? बिल्कुल, अभी मैंने स्टार्ट किया है मूवमेंट।
मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे, क्या करना चाहिए, क्या कैसे जुड़ेंगे इस मूवमेंट में? तो ये कंसेप्ट लेवल पे है मेरा कि आई एम सो ये मेरे लिए अभी जनरेट हुआ है, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ इसमें कैसे लोगों को और जोड़ा जाए। ये मैं अभी इस सर्चिंग में ही हूँ उसमें तो। और इस सो से आई एम सो जिसका सो मिल गया तो नेचुरल सी बात है, जब सेल्फ अपनी सेल्फ के बारे में सही जानकारी मिल गई आदमी को, तो और उसको अपने बिजनेस से जोड़ो, तो दोनों चीज़ एक ही हैं, दो अलग अलग चीज़ नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में जाना है, दोनों दोनों को साथ में चलाना है। साथ में चलाना है। क्या करना होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए? स्पिरिचुअलिटी के लिए अवेयरनेस है मेन चीज़। अगर आप अवेयर हैं तो स्पिरिचुअल है, और आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल नहीं है, मेरा मानना है। मतलब हर रिलीजन में किसी न किसी को तो फॉलो किया जाता है। तो इसलिए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क है। अच्छा, रैपिडो मिक्स की बात थोड़ी सी करते हैं कि ये फ्रेंचाइजी आप फ्रेंचाइजी मॉडल में दे रहे हो आप इसको, या फिर कैसे करते हैं? बिल्कुल, अभी हमने इसको स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हम इसको कुछ नए युवा जो लोग हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं इस मुहिम के साथ। रैपिडो मिक्स नाम भी हमने उसी हिसाब से रखा है। रैपिडो मतलब जो स्पीड है, और मिक्स है कंक्रीट मिक्स। तो इसको एक मूवमेंट, इसको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे रहे हैं हम, और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें, क्योंकि टायर 2, टायर 3 जो सिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, सब में कंक्रीट की बहुत रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। तो ये जैसे लोकल प्लेयर होते हैं और आप एक ब्रांड बना रहे हो, तो आपको चैलेंजेस फेस नहीं होते कि लोकल लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। लोकल भी बेसिकली क्या, कोई हमारा कोई चैलेंज नहीं होता। आपस में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से। मैं अगर कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं रखता कहीं पे भी, मैं सोचता हूँ दे आर द कंट्रीब्यूटर और वी आर द कोलैबोरेटर। तो अगर हम एक ही मिशन पे लगे हुए हैं, तो लोकल प्लेयर है, चाहे वो ब्रांडेड वो है, सबका अगर मिशन देखा जाए, तो राष्ट्र निर्माण ही है। तो हम सब जब साथ ही एक मुहिम में लगे हुए हैं, तो उससे क्या कॉम्पिटिशन है। इसमें एक चीज़ और मैं आपके साथ और ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज़ जो मुझे बहुत हर्ट करती है, आपने देखा होगा जो मजदूर लोग हैं, वो तसले में कंक्रीट भर के डालते हैं तगारी में। तरकारी में, ठीक है। तो आज के टाइम में कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें सिर पे कोई सामान रख के डाला जाए। पहले कुली होते थे, उससे पहले मैला भी ढोते थे लोग। तो आप, सिर एक सबसे ऊपर की स्थान है। तो अगर हमारे हर नागरिक का स्थान ऊंचा रहेगा, उस पे अगर वजन रहेगा, तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, वो आरएमसी से होगा ना। जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट के प्लांट्स हर जगह लगेंगे, तो नेचुरल सी बात है, लोग मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर पे कंक्रीट लेके चलेंगे। बट लोगों को लगता है ना कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी हमारी, हम लोगों की हेल्प क्यों करें? तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? देखिए, आज कॉस्ट अवेयरनेस तो है ही है, साथ-साथ क्वालिटी और अ, उसकी रिलायबिलिटी, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कौन-कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हो अपनी कंपनी को चलाने के लिए? देखिए, हमने एक वैल्यू सिस्टम बना रखा है अपनी कंपनी का, RAIIT। RAIIT। यस। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए अकाउंटेबिलिटी, आई इंटीग्रिटी, और नेक्स्ट आई इज इनोवेशन, टी इज टाइम। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ नए इनोवेशन करते हुए, ठीक है, और टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो हमारे को या हमारे कस्टमर को जो रिलेशन बिल्ट होंगे, वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में? बिल्कुल मिलता है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट बल्कि प्रमोट करती है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है उसको कम करने के लिए। तो जितने भी ये आरएमसी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स लगते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, जीजीबीसी, जो एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब मार्केट में आपको कहाँ गैप दिखता है? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखता है, प्राइस के अंदर दिखता है, क्वालिटी के अंदर दिखता है, कहाँ पे गैप है? अभी तो क्वालिटी के अंदर गैप आ रहा है, क्वालिटी के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों दो जगह गैप है। हुँ। टियर 2, टियर 3 सिटी जो एकदम लास्ट माइल है, क्या वहाँ पे भी रेडी मिक्स कंक्रीट मिल रहा है अभी, या अभी तक बिल्कुल नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहा है और जिस तरह से वहाँ ज़रूरत है डेवलपमेंट की, जो टियर 2, टियर 3 सिटी को स्पीड अप करना है, वो इन्हीं चीज़ों से वो हो पाएगा। अच्छा, आपको सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे फेस होता है इसको स्केल करने में? इसको स्केल करने में सबसे बड़ा चैलेंज, अ, चैलेंज तो माइंडसेट भी होता, सही बात तो।
और माइंडसेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सो माइंडसेट को बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं, तो जब आपके ऑडियंस अब इसको देखेंगे, तो एक्चुअली क्या, हर आदमी ग्रो करना चाहता है, ये मेरा मानना है। उसे मीडियम नहीं मिलता, उसे थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, उसका माइंडसेट नहीं मिलता। आप और हम सब इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि लोगों का माइंडसेट शिफ्ट करें। तो जैसे-जैसे माइंड शिफ्ट होता है, धीरे-धीरे डेवलपमेंट। तो अभी आपके सबसे बड़े कस्टमर्स कौन है? हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो हमारे उस रीजन में बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं। ज़्यादातर B2C यूज़र्स है, B2B यूज़र्स है? दोनों तरह के हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज़ वाले ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं ये। तो उनको क्या प्राइस पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है? देखिए, इंडस्ट्री प्राइस सेंसिटिव भी होती है, टाइम सेंसिटिव भी होती है, क्वालिटी सेंसिटिव भी होती है। तीनों चीज़ चाहिए। तीनों चीज़ चाहिए, क्योंकि प्राइस भी सही पड़ता है, क्वालिटी भी सही आती है और टाइमली काम होता है। मतलब क्या फैक्ट है, मतलब जैसे आपने रेडी मिक्स कंक्रीट बताया, तो उसके पीछे साइंस क्या है सर? या सब मिला दिया और बोल रहे हो कि ले लो? नहीं, ऐसा नहीं, देखने में तो लगता है कि खाली ये बजरी, रेता और पानी मिलाया और कंक्रीट तैयार हो गई, लेकिन इसके पीछे पूरा साइंस है। जितने अलग-अलग मॉलिक्यूल्स हैं, किस रेशियो में डलने हैं, कैसे उसका क्रिस्टलाइजेशन होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब आप देखिए, मैं अगर एग्जांपल और लेता हूँ आपको इसमें, कि आप जो आज से 50 साल पहले मकान बनते थे, उनकी दीवारें कितनी चौड़ी होती थी? 2 ढाई फीट, 3 फीट तक चौड़ी होती थी, और वो कितने मंजिल बनते थे? 1 मंजिल, 2 मंजिल। आज क्या स्थिति है? आज 4 इंच की दीवार है और 40 मंजिल मकान है। तो ये कैसे हुआ? ये टेक्नोलॉजी से ही है। क्या ये मैनुअली उस तरह से हो सकता था? नहीं हो सकता था। आज भी हम अगर मैनुअल कंक्रीट बनाते हैं, इसमें कंक्रीट में ग्रेड होता है M20, M25, M30, इसके ऊपर मैनुअली हम नहीं बना सकते। और जिस तरह से इंजीनियरिंग डेवलप कर रही है, जिस तरह से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उसमें M40, M50, M60 या M100 तक की कंक्रीट उसमें चाहिए होती है। तो कंक्रीट में ब्रांड वैल्यू की इम्पोर्टेंस है या फिर मतलब क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब ब्रांड क्यों बनाना है उसके अंदर? अ, ब्रांड नहीं, ब्रांड को आप उसे ब्रांड कॉन्शियस आदमी बन जाता है, लेकिन ब्रांड से इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट, और ब्रांड इज इक्वल टू ट्रस्ट है वैसे तो। ट्रस्ट की वैल्यू है और ट्रस्ट ही ब्रांड है। तो जैसे-जैसे जो भी कंक्रीट बनाने वाला है, वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करता है मार्केट में, तो अपने आप में ब्रांड बन जाता है। तो अभी कोई जो नए एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं कि भैया कि हम भी कंक्रीट का ब्रांड बनाएंगे, तो वो कैसे आ सकते हैं इस फील्ड के अंदर? इसमें बहुत अच्छा है, बहुत बहुत स्कोप ज़बरदस्त है इसमें, और लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ, सर्विस देने की नीयत के साथ, इस तरह से आएँगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा सर, कोई अगर आना चाहता है तो? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो लगता है, मशीन्स में इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करने को पूरी तैयार बैठी है। कितना इन्वेस्ट कर लगभग? एक प्लांट को डेवलप करने में लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आराम से लग जाता है। मतलब पहला ब्रांड डेवलप करोगे तो 5-6 करोड़ रुपए आपको लगाने, मतलब 10 करोड़ रुपए आपको हाथ में लेके चलने हैं, तब जाके आप कंक्रीट की इस फील्ड में आ सकते हो। पर अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अच्छा, तो 10 करोड़ तो रिकवर हो जाएँगे या नहीं होते? नहीं, नहीं, एक एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। इसकी एक कैलकुलेशंस है कि भई आपको इतना कंक्रीट करना ही चाहिए, और उस एरिये में जितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से उसे करा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितनी मशीन्स हैं, उसका बैंक फंडिंग बहुत ईज़ी वे में बैंक फंड करता है। तो आज कोई चैलेंज नहीं है, आज इच्छा शक्ति चाहिए, पैसा कोई चैलेंज नहीं है। पैसा कोई चैलेंज नहीं है। इसमें सेल्स कैसे होती है सर? मतलब सिर्फ नेटवर्क बनाना होता है उससे? नेटवर्क बनाना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, डिपार्टमेंट्स में मिलना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को अवेयर करना है। आपको एक स्किल सिखा के जाओ सर आज इस पॉडकास्ट में कि मतलब कैसे नेटवर्क कैसे बनाएँ, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? देखिए, सबसे पहले मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया था, वही मैं आपको बताता हूँ आज के इस पे। उन्होंने कहा सिर्फ़ आपको एक काम करना है, 20 लोगों से रोज़ मिलना है, बस, चाहे वो कोई भी है। किसी साइट का पियोन है, वो भी एक आदमी है, उसका ऑफ़िसर है, वो भी एक आदमी है। 20 लोगों से रोज़ मिलो, आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएँगी। अभी नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर गलत डायरेक्शन में चले गए तो हम लोग गलत आदमी से मिलने लग गए तो? वो नहीं मिलेंगे ना, आप जब 20 लोग एक अच्छा नंबर होता है, बहुत क्योंकि बड़ा नंबर बहुत होता है नंबर एक्चुअली, होता हाँ। है, क्योंकि 20 लोग लगातार रोज़ मिलना है। तो आप एक बार गलत से मिलोगे, 2 बार मिलोगे, 3 बार मिलोगे, चौथे नंबर पे सही ना आदमी आ ही जाएगा आपके पास। मतलब इसको कितना स्केल कर सकते हैं? मतलब कोई कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है इसमें? देखिए, इसमें एक लिमिटेशंस है कि आप एक डिस्टेंस तक ही इसे सर्व कर सकते हो। जैसे एक प्लांट होता है, वो 3-4 घंटे की दूरी पे जो भी साइट्स हैं, उनको कवर कर सकता है।
ये इसमें लिमिटेशंस है, लेकिन उसी लिए मल्टीपल प्लांट्स लग सकते हैं। अच्छा, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्लांट्स लगाओ। तो इसलिए इसको ग्रो करना भी आसान है, कंपटीशन भी उतना नहीं होगा। जब आपने एक एरिया का 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर को आपने देख लिया, फिर 200 किलोमीटर दूसरा प्लांट लगाया। तो स्केलेबिलिटी है, बट मतलब रिपीटेबिलिटी है इसमें, का हर जगह पे आप जाके इसको प्लांट लगा के नए-नए कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना इसमें ईज़ी होता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाती है, क्योंकि एक मटेरियल सप्लाई, ये मटेरियल है। तो जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये अप्रूव्ड है कि आप आरएमसी से कंक्रीट ले आपको सकते। पहला क्लाइंट कैसे मिला था सर? पहला क्लाइंट, ये बात है 2009 की। 2009 में हमने प्लांट लगाया था, और फरवरी, मुझे अब तक याद है, फरवरी 2009 की बात थी। 30 जनवरी को हमारा इनॉग्रेशन था। 1 फरवरी को हमने कहा भी प्लांट स्टार्ट करना है, और हमारे पास उस टाइम कोई काम नहीं था। तो एक हमारे रुड़की में एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हमने कहा यार इसमें कंक्रीट देनी है, कैसी देनी है? तो हम मिलने गए, तो उन्होंने कहा भाई आप नहीं दे सकते, हम तो मैनुअली डालते हैं, मैनुअली मेरे को कॉस्टिंग ये आ रही है। हमने कहा हम आपके मैनुअल रेट पे ही डालेंगे। अब वो इतने इन्फ्लुएंस हुए उस बात से, तो सबसे पहला क्लाइंट वो मिला था। और मज़े की, और जब आप सोच लेते हो ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है। तो उन्होंने भी, जैसे इसमें ट्रांजिंग मिक्सचर यूज़ होते हैं, तो जिस तरह का प्रोजेक्ट था हमारे पास उस टाइम, ट्रांजिंग मिक्सचर कम थे, तो उन्होंने ही अपने दिल्ली से ट्रांजिंग मिक्सचर मंगाए, यार मेरे ट्रांजिंग मिक्सचर यूज़ करो और इस काम को कंप्लीट करो। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें ये भी तो होता होगा ना सर कि जैसे बारिश बहुत आ रही है तो ऑर्डर कम आएँगे, या ठंड बहुत है तो ऑर्डर कम आएँगे, ऐसा होता है? मौसम पे डिपेंडेंट है बिज़नेस? अगर आप सिर्फ देखेंगे ना, मौसम पे मैनुअली करना डिपेंडेंट था, ये इतना डिपेंडेंट नहीं है। अभी आप देखेंगे, जैसे अभी इस टाइम बरसात का टाइम चल रहा है, तो अब बरसात में अगर 4 घंटे बरसात खुली मिल गई हमें, तो हम उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो पहले क्या होता था कि अब पता है कि आज सुबह शाम को बारिश होगी, तो सुबह से या 2 दिन तक कोई काम नहीं हो सकता था। एक बहुत शानदार सवाल सर, जो भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको आप बिज़नेस और स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन में क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो, ताकि वो ग्रो कर पाएँ? देखिए, मेरा कहना वही है कि अपने स्व के साथ जुड़ेंगे, अपने सेल्फ वर्थ को देखेंगे, क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए हो, किसी ना कोई सेल्फ वर्थ के साथ आए हो। अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज यूथ जो होता है, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट से, किसी भी चीज़ से। कोई भी चीज़ है, वो एक लेसन है। क्या कहते हैं, कोई भी आपका इंसिडेंट है, कोई भी जो कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ आ रही है, वो एक लेसन है। अगर आप उसे लेसन की तरह लेंगे, तो नेचुरल सी बात है, आप कोई भी चीज़ पीछे नहीं डालेंगे आप। बहुत बढ़िया। जी। आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इनोवेटिव स्पेस में काम कर रहे हैं। मैंने तो एक चीज़ सुनी थी कि जो एक एंटरप्रेन्योर का जो चैनल है, जहाँ पे लोग अपने को पिच करने जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ अलग-अलग चीज़ ही बनाते हैं, सेम चीज़ ही बनाते हैं, मतलब आइसक्रीम बना रहे हैं या फिर कोई कपड़े बना रहे हैं, बट यहाँ पे 2 फाउंडर्स जिम में आप जैसे लोग आते हैं सर, बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ में। तो मैं तो ऑडियंस को बोलता हूँ कि सब चीज़ छोड़ के आपको द फाउंडर्स ड्रीम ही देखना चाहिए। इसके अलावा आपके शायद पास कोई शायद ऑप्शन नहीं है, और ये देखते रहोगे तो शायद नॉलेज भी बढ़ता रहेगा, चीज़ें बढ़ती रहेगी और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो। थैंक यू सो वास्तव मच में सर। आपका जो ये जो चैनल है, द फाउंडर ड्रीम, एक नई सोच है, एक उस एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए जो हिडन है। करेक्ट सर। तो एक पूरा स्पेस खुलता है हर आदमी के लिए, हर नए युवा के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।